गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्रिएटिव एमपी में आपका स्वागत है। एमपी को क्रिएट करने के लिए और एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट वंस देखते हैं। अब ये हमारे दो वंश ही बचे हैं और ये लास्ट है। इसके बाद आपकी जो वंश वाला प्रमुख राजवंश था वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेंगे रियासत, जो मैं गुंडवाना रियासत, बुंदेल रियासत जो भी है वो भी मैं अपने मेंस के नोट से ही आपको पढ़ाऊँगी। तो इससे आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आपका मेंस का 2 मार्कर 3 मार्कर ये तो कंप्लीट होगा ही होगा। साथ ही साथ अगर वो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है जो हमारे बुक्स में नहीं होती, जो हमारी परीक्षा धाम में भी नहीं होती है, वो चीज़ आपकी यहाँ से सही हो जाएगी। वो ये तो आप श्योर मान लो कि आपका प्रमुख राजवंश और प्रमुख रियासतें, यहाँ से तो आपको कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाला है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं गौड़ जनजाति और ये भी स्टार्ट करूँगी, तो मैं इसको स्टार्ट करूँ यार। मैं भी थोड़ा अपने चीज़ों में बिजी हूँ ना, मैं भी पढ़ रही हूँ, तो फिर मुझे भी वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। बट मैं आई रियली प्रॉमिस कि मैं उसको जल्दी से जल्दी मैं आपको लेके आऊँगी। यार अगर किसी को भी कुछ भी पता हो ना कि वीडियो की रीच कैसे बढ़ाते हैं तो प्लीज़ कमेंट में करना, क्योंकि आप मतलब इतने अच्छे कंटेंट की रीच ही नहीं बढ़ पा रही है। तो शायद मुझे लगा कि आप लोगों से पूछ लो, शायद किसी को कुछ पता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम नागवंश। ये कुषाण कालीन राजवंश थे, ठीक है। इनका जो समय था वो 200 से 400 ईस्वी तक था, ठीक है। ईसा मसीह जो ईस्वी होता है कि ईसा मसीह के बाद था। तो नागवंश किसके समकालीन थे? कुषाणों के समकालीन। इनका क्षेत्र कहाँ था? तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, विदिशा, उत्तर वाला जो एमपी का उत्तरी साइड है वो वहाँ पे नागवंश स्थापित थे। इनकी राजधानी देख लेते हैं। तो इनकी 3 राजधानी थी, एक विदिशा थी, एक पद्मावती थी, एक क्रांतिपुर थी। तो जो पद्मावती थी वो ग्वालियर में थी, जो क्रांतिपुरी थी वो मुरैना में थी। तो विदिशा, पद्मावती, क्रांतिपुरी किसकी राजधानी है? नागवंश की है, ठीक है। इसके संस्थापक देख लेते हैं। तो इसके संस्थापक हैं वृषनाग, ठीक है। सामंत, ये कुषाणों के समकालीन है, तो सामंत भी कुषाणों के होंगे। मूल निवास स्थान इनका क्या है? मथुरा है। ये याद रखिएगा कि मूल निवास स्थान क्या है इनका? मथुरा है। ये हमारे एमपी के नहीं है, ये मथुरा से एमपी में आए थे और वहाँ पे रह रहे थे। इनकी उत्पत्ति देख लेते हैं कि इनकी उत्पत्ति क्या है। तो पुराण और महाभाष्य से जानकारी मिलती है कि ये कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी कुद्रु के वंशज थे, ठीक है। इनसे नाग संतान का जन्म होता है। कश्यप ऋषि, उनकी पत्नी जो कुद्रु है, उनसे नागों का जन्म। जैसे ये हम लोग महाभारत वगैरह वाला तक्ष नाग और ये मुझे याद नहीं आ रहा है, शेष नाग वगैरह ये जो होते हैं, ये सब लोग जो होते हैं इन्हीं वंश के थे, ऐसा ये लोग बोलते हैं। अब नागवंश के जानकारी के स्रोत देख लेते हैं कि इनके बारे में हमें और कहाँ से जानकारी मिलती है। तो साहित्य में अगर पुराण देखें तो पुराणों में 2 पुराण है, एक वायु पुराण है, एक ब्राह्मण पुराण है, ठीक है, और विष्णु पुराण है। तो वायु और ब्रह्म पुराण कहते हैं कि जो 9 पद्मावती नागों के शासन, 9 और पद्मावती नागों के शासन की जानकारी देती हैं, ठीक है। 9 जो थे पद्मावती नागों की जानकारी देते हैं। अब विष्णु से है कि नागों की उत्पत्ति, इसमें बताया गया है कि कैसी हुई है विष्णु पुराण में नागों की उत्पत्ति, ये चीज़ यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। तो देखिए जानकारी के स्रोत में अगर आप 2 मार्कर्स भी आएगा, उसमें आप लिख देंगे कि वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण से हमें नागों की जानकारी मिलती है, बस इतना काफ़ी है। महाभारत से मिलती है, ठीक है। और जो भवभूति थे उनकी मालती माधव में पद्मावती की जानकारी मिलती है। जो इनकी राजधानी थी ना ग्वालियर में पद्मावती, उसकी जानकारी किससे मिलती है? तो मालती माधव से मिलती है, जो कि मालती माधव किसकी पुस्तक है? तो भवभूति की पुस्तक है। बाण भट्ट की पुस्तक है हर्षचरित्र, ठीक है। इनसे पता चलता है कि पद्मावती के नाग राजा नागसेन को गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। तो ये याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त ने किससे पराजित किया था? तो नागसेन को पराजित किया था, जो कि एक नागवंश के राजा थे। ये किससे पता चलता है हमें? तो हर्षचरित्र से, जो कि बाण भट्ट की पुस्तक है। सरस्वती कंठाभरण किसका है? भोज परमार का है, ठीक है। उसमें भी ये जानकारी है कि ये जो नाग थे ना, नागों की जानकारी, भोज परमार की माता का नाम
ओके, जो भोज परमार की माता जी थी ना, वो नाग कन्या थी। तो ये भोज परमार ऐसे लिखते हैं कि जो सरस्वती कंठाभरण में कि जो उनकी माता थी वो नागवंश से संबंधित रखती थी। तो यहाँ से भी नागों की जानकारी मिलती है, तो आपको ये याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से अभिलेख हैं जहाँ से हमें नागवंश की जानकारी मिलती है। अभिलेख, एक मणिभद्र अभिलेख है, ठीक है, जो पद्मावती ग्वालियर में है। ठीक, वाकाटक वंश का प्रवर सेन का अभिलेख है। ठीक है, उनके 2 अभिलेख हैं, एक चम्मक अभिलेख जो कि महाराष्ट्र में, तिरोड़ी अभिलेख की जो बालाघाट में। तिरोड़ी वाला याद रखिएगा, पूछ सकता है कि तिरोड़ी अभिलेख कहाँ है, तो बालाघाट में है। इनसे भावनाग जो राजा थे उनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये जो भावनाग थे वो प्रवर सेन के ससुर थे, तो इसलिए प्रवर सेन ने अपने तिरोड़ी अभिलेख में अपने ससुर की काफ़ी तारीफ की है कि वो नाग राजा थे और ऐसे वैसे करके। क्योंकि प्रवर सेन की ऑब्वियसली जो वाइफ रही होंगी वो कहीं ना कहीं नाग कन्या होंगी, तभी ये मतलब उनके ससुर बने। तो ये याद रखिएगा कि वाकाटक वंश प्रवर सेन के अभिलेख तिरोड़ी से भी नागवंश की जानकारी का पता चलता है। समुद्रगुप्त का प्राग प्रशस्ति का हमने तो देखा था, जो कि नागसेन को हराते हैं समुद्रगुप्त, तो बाणभट्ट भी बता रहा है, और जो समुद्रगुप्त का प्राग प्रशस्ति अभिलेख है उससे भी हमें पता चल रहा है। फिर कोक्कल गृहपति का खजुराहो अभिलेख, ठीक है, जिसमें ये बताते हैं कि कोक्कल और नागराजा ने मिलकर कुषाणों को भगा दिया था अपने भारत से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कोक्कल प्लस नाग मिलके कुषाणों को भगाते हैं, ऐसी हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब सिक्के देख लेते हैं कि इनके ऐसे सिक्के कहाँ से मिले जिससे हमें पता चलता है कि ये नागवंशी हैं। एक विदिशा से वृषनाग की जानकारी मिलती है, वृषनाग के सिक्के की जानकारी मिलती है। तो आपको याद ही होगा कि वृषनाग तो इसके संस्थापक ही हैं। ठीक है, पद्मावती ग्वालियर में भीमनाग, भावनाग, गणपति नाग के सिक्के मिलते हैं। कांतिपुर जो कि मुरैना की इनकी राजधानी थी, यहाँ सबसे अधिक नागों के सिक्के मिलते हैं। ठीक है, गोहद, भिंड, एरण, सागर, मथुरा से नागों के सिक्के की जानकारी मिलती है। ठीक है, आपका गोहद कहाँ है? भिंड में, एरण सागर में, सॉरी, और मथुरा से नागों की सिक्के की जानकारी, क्योंकि मथुरा तो उनका वैसे भी नेटिव प्लेस होता है, वो वहीं से आए हुए हैं। सॉरी। प्रमुख अब शासक देख लेते हैं नागवंशों के। ठीक है, पहले शासक कौन थे? वृषनाग, जो कि इसके संस्थापक थे, और विदिशा में एक तांबे का सिक्का इनका प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकंड नाग शासक भीमनाग। नागों की राजधानी ये विदिशा से पद्मावती लेके आते हैं। तो ये याद रखिएगा कि अगर ये प्री में आपका क्वेश्चन पूछ लिया कि नागों की राजधानी विदिशा से पद्मावती कौन लेके आया था, तो भीमनागा लेके आए थे। ठीक है, उसके बाद है कि पद्मावती में सिंधु और माहुर नदी के किनारे स्वर्ण बिंदु शिवलिंग की स्थापना भी इन्होंने ही करवाई थी। तो जो सिंध और माहुर नदी के किनारे स्वर्ण बिंदु शिवलिंग की स्थापना कौन करवा रहे हैं? तो भीमनाग करवा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नाग देखते हैं। और ये भी ये चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्री में पूछ सकता है कि कहाँ के नागों को भारसिव नाग कहा जाता था। तो पद्मावती के नागों को, मतलब भारसिव नाग से मतलब ये है कि ये अपने कंधों पे ना ऐसा कुछ कॉस्ट्यूम बना लेते थे जिसमें शिवलिंग को हम रख सकते हैं, और फिर उस चीज़ को पहनते थे। तो वो कंधों पे अपने शिवलिंग को लेके घूमते थे, इसलिए उनको भारसिव कहा जाता है, भारसिव नाग कहा जाता है, जो कि कहाँ के थे? वो पद्मावती के थे। भवनाग देख लेते हैं। भवनाग, इनकी पुत्री का विवाह वाकाटक, अच्छा, इन्हीं के पुत्री का विवाह, क्योंकि ये प्रवर सेन के वो हैं, ससुर हैं, तो इनकी पुत्री का विवाह वाकाटक राजा प्रवीर सेन से हुई, जिन्हें गौतमी पुत्र का जन्म हुआ। ठीक है, और भावनाग के बारे में है कि ये 10 अश्वमेघ का आयोजन किए थे, ऐसा प्रवर सेन ने अपने अभिलेख चम्मक और तिरोड़ी अभिलेख जो कि बालाघाट में है, और चम्मक अभिलेख जो कि महाराष्ट्र में है, उसमें ऐसा बोला है कि जो हमारे ससुर जी थे भावनाग, उन्होंने 10 अश्वमेघ यज्ञों का आयोजन किया है। अब अश्वमेघ तो मुझे लगता है आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। अश्वमेघ ऐसा होता था कि उनमें ना राज्य में ऐसे घोड़ा छोड़ देते थे, और वो अगर घोड़ा किसी भी राज्य को क्रॉस कर लेता और वहाँ का राजा उनसे लड़ाई नहीं करता है, तो मतलब वो राज्य उनका हो जाता है, ऐसा उस टाइप का कॉन्सेप्ट था।
उसके बाद है कि भावनाग ही गंगा नदी के किनारे 10 मेघ घाट का निर्माण करवाएं, ये याद रखिएगा। अब नागसेन देख लेते हैं। नागसेन क्या है कि बाणभट्ट हर्षचरित में जानकारी मिलती है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त जो होते हैं वो नागसेन को हराते हैं। तो ये याद रखिएगा। ये पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त ने किस नागवंश के किस शासक को समुद्रगुप्त ने हराया था, तो नागसेन को हराया था, ये याद होना चाहिए हमें। गणपति को देख लेते हैं। गणपति नाग, समुद्रगुप्त ने इसे कौशाम्बी के युद्ध में पराजित किया था। मतलब समुद्रगुप्त किसको हरा रहा है, एक तो नागसेन को हरा रहा है, दूसरा गणपति को हरा रहा है। और ये पद्मावती ग्वालियर के अंतिम शासक थे। तो ये याद रखिएगा कि पद्मावती जो ग्वालियर था उसके ये अंतिम शासक थे। फिर नोट है कि प्राग प्रशस्ति में 3 नाग मतलब नागसेन, नागदत्त और गणपति को हराया है। मतलब समुद्रगुप्त जो था वो नागसेन को भी हराया, नागदत्त को भी हराया, गणपति को भी हराया। ऐसा इनके प्राग प्रशस्ति अभिलेख में लिखा है। लेकिन अगर नागों में नागदत्त को देखा जाए तो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया था। तो हमें बस इतना याद रखना है। ये नागसेन, नागदत्त और गणपति को कौन हरा रहा है, सॉरी यार कौन हरा रहा है, तो वो हरा रहा है हमारे समुद्रगुप्त हरा रहे हैं। ठीक है। अब ये जो गणपति थे वो पद्मावती ग्वालियर के अंतिम शासक हैं। ठीक है। तो आपको याद होगा कि विदिशा से क्या बोलते हैं राजधानी पद्मावती कौन लेके आएगा, तो भीमनाग लेके आए थे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब अगर देखा जाए तो विदिशा में कौन सा, क्योंकि विदिशा में से वृषनाग रहता है बस। उसके बाद जो जितने भी राजा आते हैं वो सारे पद्मावती ग्वालियर में रहते हैं। उनकी जो राजधानी होती है, जैसे भीमनाग हो गए, नागसेन हो गए, गणपति हो गए और आपके भावनाग हो गए। तो मतलब वहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब देखिए, एक हो गया आपका वृषनाग जो कि विदिशा में रहते हैं, उसके बाद भीमनागा, भावनाग, भवनाग, नागसेन और गणपति, ये सारे पद्मावती मतलब ग्वालियर में इनकी राजधानी थी। अब क्रांतिपुर जो कि हमने मुरैना का देखा है वो देख लेंगे। क्रांतिपुर के नाग, इनका मुरैना से संबंध था। और 800 सिक्के प्राप्त तांबे के नव नाग राजा के हैं। ठीक है। 800 सिक्के, 1800, 800 नहीं है सॉरी, 1800 सिक्के प्राप्त हुए जो कि तांबा के थे। वो किस राजा के थे, तो नव नाग राजा के थे। ठीक है। तो ये मुझे लगता है ये बस इतना ही है, यहाँ ख़त्म होता है। क्योंकि यहाँ उच्चकल्प है जो कि आपका ये जो थे ना राजवंश, ये काफ़ी छोटे छोटे थे, इनमें कुछ ज़्यादा है नहीं। जैसे कि इन फ्यूचर कभी भी मेंस में अगर नागवंश का पूछेगा तो किसी एक राजा को नहीं उठाएगा, वो सीधे ये लिखेगा कि नागवंश पे टिप्पणी लिखिए। तो हमने जितने नागवंश, जैसे वृषनाग पढ़ा हमने, भवनाग पढ़ा, नागसेन पढ़ा, गणपति पढ़ा और भीमनाग पढ़ा, तो इन सबको हमको इनका जो भी मैंने ये एक पेज का है वो हमें याद होना चाहिए था कि हम उसको लिख सके, तभी हमें वो 10 नंबर देगा, नहीं तो हमें 10 नंबर क्यों देगा। तो बस चलिए, अब उच्चकल्प, अब ये आपको क्या लगता है उच्चकल्प, आप देखिए सिर्फ इतना सा है। तो ये मुश्किल से या तो 2 नंबर में पूछेंगे, 7 नंबर में पूछ ले तो बहुत बड़ी बात है, वरना पूछेंगे नहीं। अगर पूछ ले तो हमारे पास इतना कॉन्टेंट है कि हम 7 नंबर में लिख देंगे इसको। चलिए, ये लास्ट हमारा वंश है। यहाँ से हमारी वंशों की जो सीरीज़ है वो ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट पे हम जाएंगे उच्चकल्प वंश। ठीक है। इनका समय देख लेते हैं। इनका समय है 500 ईस्वी से 600 ईस्वी तक। ठीक है। क्षेत्र कहाँ है, बघेलखंड में। ये इधर रहते हैं बघेलखंड में, उच्चकल्प वंश। ठीक है। इनका उच्चकल्प वंश का अर्थ क्या है कि ऊंचे आचरण करने वाले ब्रह्मा। ठीक है, ऐसा ये अपने आप को बोलते थे। इनकी राजधानी क्या थी, तो उच्चैहरा और सतना इनकी राजधानी थे। इनके संस्थापक कौन थे, ओगदेव इनके संस्थापक थे। उपाधि इनकी क्या थी, उपाधि है महाराज की उपाधि ले रहे हैं, तो मतलब ये किसी के सामंत होंगे। क्योंकि अगर ये सामंत स्वतंत्र होते हैं तो ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते, बट ये महाराज की उपाधि धारण कर रहे हैं, इसका अर्थात ये सामंत है। तो ये सामंत किसके हैं, गुप्त शासकों के सामंत हैं। ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने गुप्त संवत का भी प्रयोग किया, तो इससे भी पता चलता है कि ये गुप्तों के सामंत हैं। फिर समुद्रगुप्त की प्राग प्रशस्ति से पता चलता है कि ये गुप्तों के सामंत थे। ऐसा समुद्रगुप्त ने अपने प्राग प्रशस्ति में लिखवाया है। मतलब प्राग प्रशस्ति उनका अभिलेख है, तो उसमें ये भी बताया है कि जो उच्चकल्प थे वो हमारे सामंत हैं। और नागवंश में तो आपको याद ही होगा कि गणपति नाग और नागदत्त और नागसेन को हराते हैं ये। जानकारी के स्रोत देख लेते हैं कि हमें उच्चकल्प के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो उच्चैहरा में अभिलेख है, जो कि उच्चैहरा अभिलेख कहाँ, सतना में है। सुहावल अभिलेख, खो का अभिलेख, ये सारे सतना में है। ठीक है।
कारी तलाई अभिलेख जो कि कटनी में है, और नचनाग्ज जो अभिलेख है वो पन्ना में है। तो ये याद रखिएगा है कहाँ पे, यही पूछ ले कि कारी तलाई अभिलेख कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि कटनी में है, ठीक है। उचेहरा अभिलेख सतना में है, स्वावल अभिलेख आपका, खो अभिलेख आपका, ठीक है। यहाँ से इनके जानकारी के स्रोत मिलते हैं। अब देख लेते हैं कि इनके जो ये जैसे राजा हैं और इनकी ये बीवी हैं, ठीक है, सॉरी पत्नी है इनकी, तो उनसे बस इसमें इतनी ही जानकारी, इसमें कुछ और है नहीं। इन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा है कि इन्होंने युद्ध लड़ा किसी को हराने, नहीं, बड़े आराम से इन्होंने अपनी ज़िंदगी काटी है ऐश के साथ। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। ओकदेव की पत्नी कौन है, तो कुमारी देवी हैं, ठीक है, क्योंकि ओकदेव जो थे ये फर्स्ट राजा भी और संस्थापक हैं। तो इनकी ओकदेव और इनकी पत्नी है कुमारी देवी, जिससे पुत्र हुआ है महाराज कुमारदेव, ठीक है। अब महाराज कुमारदेव की पत्नी है जयस्वामिनी, तो उनके पुत्र कौन है, महाराज जयस्वामिनी। अब देखिए यहाँ पे कुमारदेव मतलब माताओं के नाम पे पुत्रों का नाम रखा जाता था, तो यहाँ पे महाराज कुमारदेव, ठीक है, और यहाँ पे महाराज जयस्वामिनी, ठीक है। और जयस्वामिनी की जो पत्नी थी वो रमा देवी थी, बस इतना याद रखिएगा। व्याघ्रदेव की जो पत्नी थी अजिता देवी थी, ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद महाराज जयनाथ हैं मुरुण्य स्वामिनी, ठीक है, इनकी जो पत्नी थी महाराज जयनाथ की पत्नी मुरुण्य स्वामिनी थी, ठीक है। महाराज सर्वनाथ जिनका नाम था श्रवणनाथ भी ये अंतिम राजा हैं, ठीक है। आपके क्या बोलते हैं उच्च कल्प के सर्वनाथ या श्रवणनाथ अंतिम राजा हैं। इनकी जानकारी मिलती है कि खो अभिलेख सतना में ये परिवारजक राजा हस्तिन के समकालीन थे, ऐसा है, क्योंकि जो हमने आपको परिवारजक राजवंश पढ़ा था तो इसमें ये पता चलता है कि ये परिवारजक राजा हस्तिन के समकालीन है। बुमरा अभिलेख जो इसमें पता चलता है कि ऊपर के सभी राजा और उनकी पत्नी की जो जानकारी हमें मिली है ना, जी हमने देखा है कि अग्रदेव ओघदेव और उनकी पत्नी कुमारी देवी, महाराजा कुमारदेव और उनकी पत्नी जयस्वामिनी, फिर जयस्वामिनी उनकी पत्नी रमा देवी, फिर व्याघ्रदेव उनकी पत्नी अजिंता देवी, इन सब की जानकारी कहाँ हमें मिल रही है, तो बुमरा अभिलेख में मिल रही है। और ये किसके टाइम पे लिखा गया था, तो ये सर्वनाथ या श्रवणनाथ लिखा गया जो कि इस वंश के अंतिम शासक थे। तो ये हो गया। और यहाँ जैसे यहाँ पे एक मैंने फॉर्मेट बनाया है कि अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको इसको कैसे लिखना है, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले लाइन में आप ये बता सकते हैं कि बघेलखंड में स्थित गुप्तकालीन सामंत राज्य था, ठीक है। इनकी राजधानी क्या थी, तो उच्चैहरा थी। इनकी जानकारी डॉट लगा देंगे, जानकारी खो अभिलेख से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। इनके प्रमुख शासक लिख देंगे कि ओकदेव, कुमारदेव, जयस्वामिनी, व्याघ्रदेव, etc। बस हो गया। 2 नंबर में 3 ही लाइन हमें लिखनी होती है, हो गया 2 नंबर का। तो ये आप सोचिए, आप मुझे लगता है कि जो भी बच्चे सीरियस होंगे उनको, अगर जिन्होंने थोड़ा बहुत भी मेंस का देखा होगा, सोचा होगा, एक बार भी क्वेश्चन PYQ वगैरह देखे होंगे, तो मुझे लगता है कि उनको लगेगा कि हाँ ये बहुत सॉलिड कंटेंट है मेंस के लिए। प्री के लिए तो है ही यही है, प्री में तो इससे बाहर तो पूछ ही नहीं सकते, इससे बाहर वो क्या ही जाएगा जब हम मेंस में इस चीज़ को लिख के आते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं, हम अपना नेक्स्ट रियासत स्टार्ट करेंगे। तो कल शायद मैं आपको फर्स्टली तो गोंडवाना रियासत ही करवाऊँगी। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय। और प्लीज़ कमेंट किया करो यार, मुझे अच्छा लगता है, मतलब जो भी लोग देख रहे हैं 8 से 9 लोग। और प्लीज़ यार, अगर आपको लगता है ना कि आपको शेयर करनी चाहिए, यहाँ से आपको चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, तो थोड़ा और लोगों को लेके आओ, क्योंकि पता है बहुत कम लोग होते हैं ना, तो आपको फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता, फिर आपको लगता है कि अरे यार बहुत कम लोग देख रहे हैं। मतलब मैं चाहती हूँ कि कम से कम कुछ लोग तो देखें यार, जिनको लगे कि हाँ रीच ही नहीं बढ़ रही है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। और प्लस अगर किसी को पता है ना कि कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बताना, ओके। और जो सच में मेरे बोलने पे कमेंट करते हो उसको सच में दिल से थैंक यू, मुझे अच्छा लगता है आप जो भी कमेंट करते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।